ये लड़की अपने कोवर्कर के पास जाती है उसे डेट के लिए पूछने, जिस पर जूहुक का बॉस बीच में इंटरफियर करता है और बोलता है कि वो भी साथ जाना चाहता है। लेकिन रियल में जूहुक जा ही नहीं सकता क्योंकि उसे ओवर टाइम काम करना होता है ताकि वर्क फिनिश हो सके। ऐसे केस में सिर्फ उन दोनों को ही जाना चाहिए था, जिस पर लड़की मना कर देती है। उसे बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो उस तरह की लड़की नहीं है। यह सुनकर जूहुक अपनी चेयर पर बैठा कांप रहा होता है। ये पहली बार नहीं होता जब उसका बॉस उसे डिस्टर्ब करता है। इसके बाद पहले का सीन याद आता है जब जूहुक काम कर रहा होता है, तभी उसका सुपीरियर उस पर पेपर बॉल फेंक देता है और वो सिर्फ एक नहीं होती। फिर वो अपनी नाक पोंछते हुए बोलता है कि पास में कोई ट्रैश कैन नहीं है, इसलिए जूहुक को वो गंदा पेपर उसके ट्रैश कैन में फेंक देना चाहिए। यह सुनकर जूहुक अंदर से फ्यूरियस हो जाता है, जिस पर वो कंपनी वेबसाइट पर अनोनिमसली कंप्लेंट फाइल करता है। उसमें वो लिखता है कि मेरा बॉस एक डैम एंड बस्टर्ड है और पूरा हफ्ता अपना काम मुझ पर डालता है, और अब तो वो अपनी नाक पोंछ कर गंदे पेपर मुझ पर फेंक रहा है। इसके बाद स्टोरी रिवील करती है कि मेन कैरेक्टर एक सीक्रेट छुपाए हुए है जिसे कोई नहीं जानता। असल ट्रूथ यह है कि वो एक एक्स मिलिट्री मैन है जिसे जरूरत से ज्यादा वायलेंट होने की वजह से बाहर निकाल दिया गया था। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी की हड्डियां तोड़ने से खुद को रोकता है। साथ ही अपने मन को कन्विंस करता है कि वो अपने बॉस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसी बीच चूहूक के ग्लासेस से एक स्ट्रेंज अलर्ट निकलता है, जिस पर पता चलता है कि उसका ब्रेन अब इक्विपमेंट के साथ सिंक्रोनाइज हो चुका है। ये ग्लासेस सीधे उसके ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर वो 60 सेकंड से ज्यादा बिना ग्लासेस के रहा तो इलेक्ट्रिक शॉक उसका सिर फ्राई कर देगा। इसके बाद उसका बॉस फिर से उसके पास आता है और भी रिडिकुलस ऑर्डर देता है। चूहुक खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। तभी ग्लासेस उसके दिमाग में बोलते हैं, किम जू हुक 28 साल के, तुम्हें एक मिशन मिला है। इसके बाद ग्लासेस उसके कर्स्ड सुपीरियर को स्कैन करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन शीट सामने आ जाती है। नया मिशन ये होता है कि टारगेट को गाली देना बंद करने को कहना है। अगर मिशन फेल हुआ तो पेनाल्टी अप्लाई होगी। टाइम रिमेनिंग 10 सेकंड। ये सुनकर जू हुक पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाता है। सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा होता है। उसके दिमाग में काउंटर चलता है, 4 3 2 1। मेन कैरेक्टर मिशन पूरा नहीं करता, जिस पर पेनल्टी सामने आ जाती है, -50% लॉस रेट। उसे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, लेकिन वो अपना बैंकिंग ऐप खोल कर चेक करता है। तभी उसे दिखता है कि उसके पैसे का आधा हिस्सा गायब हो चुका है। फ्यूरियस होकर वो जोर से चिल्लाता है कि यह मैडनेस है। ये सुनकर पूरा ऑफिस उसकी तरफ देखने लगता है। सबको यह अजीब लगता है क्योंकि ये गाय हमेशा इतना क्वाइट रहता है। उसका बॉस ये सुनकर पूछता है कि क्या वो वर्ड्स उसके लिए थे। इसके बाद दोनों कंपनी के रेस्ट एरिया में जाते हैं। वहां चॉय गोंग जूहुक को पोक करता है और पूछता है कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। वो बोलता है कि अगर उसका सबॉर्डिनेट ऐसे स्ट्रेंज एक्ट करेगा तो उसे प्रॉब्लम्स होंगी। फिर चॉय कहता है कि उसे ह्यू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो थोड़ा वर्कआउट करते हैं और खुद को बिग शॉट समझने लगते हैं। साथ ही उसे यह भी अनोइंग लगता है कि हु का बिहेवियर ऐसा है जैसे वो डर नहीं रहा बल्कि उसे स्पेयर कर रहा हो। ये सब सुनकर भी हु खुद पर कंट्रोल रखता है और साइलेंटली सब एंड्यूर करता है। तभी पहले वाली लड़की वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या जू हुक इडियट है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है। फिर लड़की बोलती है कि हर चीज साइलेंटली एंड्योर करने की जरूरत नहीं होती। वो एक वॉइस रिकॉर्डर निकालती है और रिकॉर्डिंग दिखाती है। उसमें चॉय की सारी थ्रेट्स होती है और वो कैसे सिर्फ इसलिए हु से नफरत करता है क्योंकि वो वर्कआउट करता है और उसका बॉडी स्ट्रांग है। सुयुन बोलती है कि चॉय को ह्यू से अपॉलॉजी मांगनी चाहिए और आगे से अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। इसके जवाब में आदमी लड़की की तरफ बढ़ता है और रिकॉर्डर उसके हाथ से छीनने की कोशिश करता है। तभी केज के अंदर बंद मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। जू हुक अपने बॉस का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। चॉय फ्यूरियस हो जाता है लेकिन हु काम रहता है। वो बोलता है कि अगर वो ऐसे करेगा तो उसका आर्म हर्ट हो जाएगा। तभी ग्लासेस में सिस्टम अलर्ट आता है, चॉय के थ्रोट पर हिट करो। आदमी अनकंट्रोलेबल हो जाता है और जेंटल होने की जगह अटैक करता है। हु पर इस तरह अटैक करना उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन बना देता है। हु पंच को डोड करता है और उसके थ्रोट पर एक सब्टल सा टच करता है। इससे चॉय 3 मीटर पीछे उड़ जाता है। हमारा बॉय बस इतना बोलता है कि चॉय बहुत ज्यादा बोलता है तो यह उसे थोड़ी देर के लिए क्वाइट रखने में हेल्प करेगा। यह देखकर लड़की डर जाती है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि बात फाइट तक पहुंच जाएगी। ह्यू उससे बोलता है कि बस प्रिटेंड करो कि तुम कुछ नहीं देख रही हो। तभी ग्लासेस में सिस्टम वार्न करता है कि मिशन रिवॉर्ड 200% प्रॉफिट है। वो अपना अकाउंट चेक करता है जिस पर उसके पैसे 200% बढ़ चुके होते हैं। चॉय भारी आवाज में पूछता है कि क्या हु पागल हो गया है जो अपने सुपीरियर को ऐसे मार रहा है। अब रियल
रियल ट्रूथ हमारे सामने आता है। जू हुक अब तक सारी ह्यूमिलिएशन सिर्फ अपनी जॉब और सैलरी के लिए सह रहा था, लेकिन अब जब सिस्टम उसे पैसे दे रहा है तो उसे किसी और चीज की चिंता नहीं रहती। डरते हुए चॉय बोलता है कि वो अपनी सीक्रेट फाइटिंग टेक्निक दिखाएगा। वो हु पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। ये हमारे बॉय के लिए एक्साइटिंग होता है। आर्मी से निकाले जाने के बाद उसने फाइट नहीं की थी। आसानी से वो चॉय को इमोबिलाइज कर देता है। उसका फेस उतना ही अगली दिखने लगता है जितनी उसकी पर्सनैलिटी है। हु अपने बॉस को काम करता है और बोलता है कि ये सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। उसका मिशन सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए सुलाना होता है। जैसे ही चॉय अनकॉन्शियस होकर जमीन पर फेस के बल गिरता है, सिस्टम अलर्ट देता है कि नया मिशन कंप्लीट हो गया है। 500% प्रॉफिट। इतना पैसा कमाने की एक्साइटमेंट इलेक्ट्रीफाइंग होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी को पता चले कि उसके पास 1000 बिटकॉइन पड़े थे और आज अचानक मिल गए हो। एक समय था जब प्रोटैगनिस्ट इस जॉब के इंटरव्यू में गया था, तब वो बस अपनी लाइफ रीस्टार्ट करना चाहता था और बाकी लोगों की तरह कुछ ऑर्डिनरी ढूंढ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि फ्यूचर में उसके लिए क्या वेटिंग कर रहा है। अब जब ये मिस्टीरियस मिशन सामने आते हैं, वो टास्क कंप्लीट करता है और इजी मनी कमाता है, जहां ज्यादातर टाइम उसे ट्रिवियल चीजें करनी होती है, जैसे किसी पर प्रैंक करना या वर्क में गूफिंग ऑफ करना। पिछले 3 दिन में उसने यही किया और टोटल 580 मिलियन वॉन्ट्स कलेक्ट कर लिए। इतना ही नहीं, उसने इतना अर्न कर लिया कि पूरी लाइफ आराम से जी सकता है। लेकिन लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता। तभी एक ड्रोन किम के पास आता है और उसके लिए एक बॉक्स ड्रॉप करता है। सिस्टम बताता है कि उसने प्रोबेशन पीरियड पास कर लिया है। बॉक्स के अंदर किम को एक टिकट मिलता है। सिस्टम अलर्ट देता है कि अभी तक वो सिर्फ ट्यूटोरियल में था और अब से रियल मिशंस शुरू होंगे। इसके अलावा अगले 60 डेज में वो 1 बिलियन वॉन्ट्स तक कमा सकता है। लेकिन अगर तय टाइम में यह अमाउंट नहीं कमा पाया तो वो नेक्स्ट स्टेज पर एडवांस नहीं कर पाएगा और अब तक कमाया हुआ सारा पैसा रिवोक कर लिया जाएगा। ये सुनकर किम जू हुक पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ 7 दिन में 1 बिलियन कैसे कमाएगा। टिकट पर लिखा होता है कि यह टिकट हुएवर होल्ड्स इट उसे 100 मिलियन का लोन गारंटी करता है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करे। वो सोचता है कि यह जानना अच्छा होगा कि ये ग्लासेस कहां से आए और इसके पीछे कौन है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ऐसी इंफॉर्मेशन कहां ढूंढे। इसी बीच किम अपने बॉस को देखता है और उसे ग्रीट करता है। वो बोलता है कि वो चॉय को अक्सर नहीं देखता और जाने से पहले उसके क्यूबिकल्स में आने को कहता है। यह सुनकर चॉय पसीना पोंछने लगता है और सोचता है कि लास्ट एनकाउंटर के बाद से वो किम जू हुक से बच रहा था, लेकिन अब वो कॉट ऑफ गार्ड हो चुका होता है और समझ नहीं आता क्या करे। तभी किम जल्दी से उसके पास आता है, जिससे चॉय डर जाता है। किम बोलता है कि बिना चिल्लाए उसके सवाल का जवाब दे और पूछता है कि क्या उसे इन ग्लासेस का ओरिजिन पता है। शॉक में चॉय बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन किम उसे लायर कह देता है। डेस्परेट होकर चॉय फिर बोलता है कि उसे सच में नहीं पता। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट इमेजिन करता है कि शायद उसका बॉस सच में ये नहीं जानता। फिर वो पूछता है कि क्या उसने किसी और को ऐसे ग्लासेस पहने देखा है। सुपीरियर मना कर देता है, जो प्रोटैगनिस्ट को और भी स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि सिर्फ उसे ही क्यों चूज किया गया। लिमिटेड इंफॉर्मेशन के कारण वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाता, लेकिन यह जानकर वो एक्साइटेड हो जाता है कि आज वो काम से जल्दी निकल जाएगा। उसका मिशन होता है इस एक्स्ट्रा टाइम को एंजॉय करना और थोड़ा फन करना। वो निकलते वक्त अपने बॉस से बोलता है कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ संभाल ले, जिस पर चॉय आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि उसके भी आज रात के प्लान्स है, लेकिन किम सुनना नहीं चाहता और उन सारी एक्स्ट्रा नाइट्स का बदला लेता है जो उसे ओवर टाइम में काम करनी पड़ी थी। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचता है जो अभी कंस्ट्रक्शन में होती है, जैसा कि उसके ग्लासेस ने डायरेक्शन दिया होता है। यहाँ वो पूछता है कि क्या वो सही जगह पर है। तभी सिस्टम अलर्ट करता है कि ये गेम शुरू होने वाला है और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर किम पूछता है कि क्या और लोग भी उसी सिचुएशन में है जैसे वो है। सिस्टम सिर्फ इतना बोलता है कि मनी वाले ब्रीफ केस के पास जाओ। कंफ्यूज्ड होने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट ओबे करता है। जैसे ही वो ब्रीफ केस खोलता है, उसे रियलाइज होता है कि सिस्टम मजाक नहीं कर रहा था। इसके बाद सिस्टम बोलता है कि हर पार्टिसिपेंट को अपना ब्रीफ केस संभाल कर रखना होगा और जिससे भी रॉबरी हुई वो गेम और पैसा दोनों लूज कर देगा। लेकिन किम का ध्यान सिर्फ अमाउंट और अलॉटेड टाइम पर होता है, जो कि 30 मिनट है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये गेम किसी भी हालत में हार नहीं सकता। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ लोग नाइव्स के
साथ वहां आ जाते हैं जो उसका ब्रीफकेस लेना चाहते हैं। ये टफ लुकिंग गाइस सोचते हैं कि उनके सामने एक इनएक्सपीरियंस्ड रुकी है, उनके लिए प्रोटैगनिस्ट का ब्रीफकेस लेना इजी टास्क लगता है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें किम की रियल नेचर का पता नहीं होता। फिर भी वो कहते हैं कि वो किसी का ब्लड स्पिल नहीं करना चाहते, इसलिए वो डिमांड करते हैं कि कुछ बुरा होने से पहले ब्रीफकेस देते, जिस पर किम साफ बोल देता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और अगर रॉबरी करनी है तो ट्राई कर सकते हैं। ये सुनकर क्रिमिनल समझ जाते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बोल्ड है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, उल्टा वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ किम भी एक्साइटेड होता है और बोलता है कि उन्हें बस उसका पैसा लेने की कोशिश करनी है। वो लोग सोचते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बस एक ग्रीडी लुनाटिक है जिसने बड़ी अमाउंट देखकर अपना डर खो दिया है, लेकिन किम उन्हें बोलता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो किसके सामने खड़े हैं। यह सुनकर गैंग लीडर इतना एंग्री हो जाता है कि सबसे पहले वही चार्ज करता है। जैसे ही वो अटैक करता है, किम खुद को डिफेंड करता है और उसकी ब्रेवरी की तारीफ करता है, फिर बोलता है कि अब वो समझने वाला है कि वो किस सिचुएशन में फंस गया है। इसके बाद किम स्ट्राइक करने की तैयारी करता है और एक स्लैप में ओपोनेंट को उड़ा देता है। बाकी लोग ये देखकर स्पीचलेस रह जाते हैं। किम बोलता है कि इतने वीक पार्टिसिपेंट्स के साथ तो ये गेम जीतना और भी आसान होने वाला है। इसके बाद दो क्रिमिनल्स स्प्लिट होकर प्रोटैगनिस्ट को सराउंड करने की कोशिश करते हैं। किम उन्हें टीम वर्क के लिए प्रेस करता है। जवाब में वो बोलते हैं कि वो उसे डिफीट कर देंगे और क्लेम करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बहुत एरोगेंट है। फिर दोनों साथ में अटैक करते हैं। किम जमीन पर किक करता है जिससे डस्ट का क्लाउड उठता है और एक क्रिमिनल की डायरेक्शन सेंस कंफ्यूज हो जाती है। दूसरा क्रिमिनल गुस्से में आ जाता है और रिवेंज लेने की सोचता है। जैसे ही वो नाइफ से अटैक करता है, किम आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है कि उसे ब्लेड हैंडल करना ही नहीं आता। यह सुनकर ओपोनेंट और ज्यादा एंग्री हो जाता है। गुस्से में अंधा होकर वो फिर अटैक करता है और सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट अब नहीं बच पाएगा, लेकिन किम उसे इमोबिलाइज कर देता है और एक ही मूव में उसकी ब्लेड तोड़ देता है जिससे वो अनार्म्ड रह जाता है। यह देखकर एनिमी शॉक हो जाता है और उसी डिस्ट्रैक्शन में वो इजी टारगेट बन जाता है। किम हेड पर हैमर ब्लो देता है और थग अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। किम बोलता है कि उनका दुर्भाग्य था कि उनका सामना आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन से हुआ, लेकिन अभी उसे दूसरे थग से भी डील करना है क्योंकि वो अटैक नहीं कर रहा होता है। किम उससे पूछता है कि क्या वो बात करना चाहता है। थग पूरी तरह लॉस्ट होता है और कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद किम पूछता है कि क्या उसे पता है कि यह गेम किसने बनाया है। ओपोनेंट मना कर देता है और बोलता है कि उसे सिर्फ एक डिवाइस मिला था जिसने उसे इस गेम में डाल दिया। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके ओपोनेंट के पास ग्लासेस नहीं बल्कि एक वॉच है और वो सोचता है कि क्या इससे कोई डिफरेंस पड़ता है। इसी सोच में डूबा होता है कि तभी एनिमी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन किम तेजी से आगे बढ़ता है और थग को सरप्राइज कर देता है। प्रोटैगनिस्ट पर स्नीक अटैक करने की बजाय थग खुद जमीन से जा टकराता है और एक ही ब्लो में गिर जाता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के सरप्राइज के लिए दूसरा थग उसे आवाज देता है और बोलता है कि ये कोई जोक नहीं है, रूल्स के हिसाब से यहाँ 300 मिलियन दांव पर लगे हैं। तभी थग का डिवाइस बताता है कि वो गेम हार चुका है और उसकी सारी एक्यूमुलेटेड अमाउंट चली गई है। इतना ही नहीं, उसकी वॉच ये भी बताती है कि डिफीट की वजह से उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सब देखकर किम कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है। सामने खड़ा आदमी मदद की भीख मांगता है। इसी बीच उसका पूरा बॉडी पॉइजन हो चुका होता है और वो कुछ ही देर में जमीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि यह कोई इंजेक्टेबल ड्रग लगती है और शायद डिवाइस ने ही पॉइजन एडमिनिस्टर किया है। फिर वो डिड्यूस करता है कि उसके ग्लासेस में भी यह कैपेबिलिटी हो सकती है, जिसके लिए किम खुद को प्रिपेयर्ड महसूस नहीं करता। तभी कोई सामने आता है और बोलता है कि एक बार गेम में एंटर करने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक मास्क्ड मैन बताता है कि पार्टिसिपेंट्स यहाँ रिच बनने या सब कुछ हार कर निकलने आते हैं, इसे खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं है। हारने वाले पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट भी किया जाता है। इसी दौरान आसमान में ड्रोन्स सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इमेजेस मॉनिटरिंग सेंटर तक ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। आखिरकार पार्टिसिपेंट्स बस पपेट्स होते हैं उस एंटिटी के हाथों में जिसने यह गेम बनाया है। किम सोचता है कि शुरुआत में यह गेम इजी था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो जाता है कि आगे ऐसा नहीं होने वाला। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने इनिशियल फेज पास कर लिया है और अब रियल गेम शुरू होता है। कुछ ही देर में नए पार्टिसिपेंट्स सामने आ जाते हैं, लेकिन किम इसे बुरा नहीं मानता क्योंकि किसी तरह वो इस गेम को एंजॉय कर रहा होता है और दूसरों से अलग वो इस गेम को पसंद कर रहा है। नेचर में ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं जो दूसरे प्रेडेटर्स का शिकार करते हैं, जैसे साइबेरियन टाइगर जो वुल्व्स को टारगेट करता है। उसी तरह प्रोटैगनिस्ट भी वैसा ही है। किम हंटर्स का
प्रेडेटर है और वो भूखे वुल्व्स के पैक से घिरा हुआ है। फिर भी वो इस सिचुएशन को सिर्फ लेवल अप करने का तरीका मानता है और डेंजर की पॉसिबिलिटी तक नहीं सोचता, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड होता है। और दूसरों के उलट किम एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस एजेंट और कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है। ऐसे इंसान को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। किम सिर्फ अपने एनिमीज को ही नहीं गिराता, बल्कि 300 मिलियन प्राइस के लिए कई कॉम्पिटाइटर्स को एलिमिनेट करता है। हर बार जब वो किसी ओपोनेंट को हराता है, कंपटीशन में एक कॉम्पिटिटर कम हो जाता है। हारने वालों के डिवाइसेस अलर्ट देते हैं कि गेम हारने के बाद उनके साथ क्या होगा, जिससे बाकी लोगों की डिस्पेयर और बढ़ जाती है। किम नोटिस करता है कि शुरुआत के मुकाबले अब उसके ओपोनेंट्स ज्यादा कॉर्नर्ड लगते हैं और वो पूछता है कि वो उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। फिर वो बोलता है कि अगर उस पर अटैक नहीं किया गया तो वो खुद इनिशिएटिव लेगा। डर के मारे एक ओपोनेंट बोलता है कि किम पास ना आए और सबको एक साथ एक्ट करने के लिए बुलाता है ताकि ब्रीफ केस वाले आदमी को गिराया जा सके। लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती और किम हंस पड़ता है। जो हंटर्स अपने कॉमन प्रे को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, वही किम जू हुक नाम के टाइगर के हाथों गिर जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने एनिमीज पर कोई मर्सी नहीं दिखाता और जो अब भी खड़े होते हैं वो अंदर से पूरी तरह डर चुके होते हैं। जैसे ही किम अपने एनिमीज को खत्म करता है, बॉडीज कलेक्ट करने वाले लोग बाकी के गिरने का इंतजार करते रहते हैं। बाकी बचे पार्टिसिपेंट्स आखिरकार गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग इंसान के खिलाफ फाइट नहीं करना चाहते। इसके बजाय वो प्राइस छोड़ देते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन उसी पैक में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज्यादा ब्रेव होते हैं और बोलते हैं कि भागने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि दांव पर बहुत सारा पैसा लगा है। यह सुनकर किम जू हुक को मजा आने लगता है क्योंकि वो जल्दी खत्म करने के बजाय थोड़ा और प्ले करना चाहता है। इसके बाद सारे एनिमीज एक साथ अटैक करते हैं। उसका इंटेंशन उसे नीचे गिराने का होता है, लेकिन किम बोलता है कि इस मैच का आउटकम शुरू से ही डिसाइड था क्योंकि ड्रोन सब कुछ कैप्चर कर रहे होते हैं और कॉर्प्सेस कलेक्ट करने वाले लोग फाइट को देख रहे होते हैं। किम उन सभी को गिरा देता है जो रेजिस्ट करते हैं और कुछ ही टाइम में उसके सारे ओपोनेंट्स उसके पैरों में पड़े होते हैं। इसके साथ ही गेम एंड हो जाता है और उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट लोकेशन छोड़ने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि उसे बहुत फन आया है। तभी एक वुमन जो उसे ऑब्जर्व कर रही होती है बोलती है कि प्रोटैगनिस्ट उस टाइप का पार्टिसिपेंट है जो यूजुअली ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उसके साथ खड़ा एक मिस्टीरियस आदमी अग्री करता है और जोड़ता है कि जो लोग खुद को स्पेशल समझते हैं वो अटेंशन सीख करते हुए गिर जाते हैं। वो ये भी बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट को इस गेम की डेंजर का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन किम के लिए हर दिन सेम होता है। वर्क में फंसी हुई लाइफ और जीने के लिए कोई फ्री टाइम नहीं। हर बार जब वो काम के बाद घर लौटता है तो दिन भर के एग्जॉशन की वजह से कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन आज सब कुछ अलग होता है। मैच जीतने के बाद वो घर नहीं जाता बल्कि 20 मिलियन WAS में एक लग्जरी सूट रेंट करता है। वो सोचता है कि जो पैसा उसे जॉब करके कमाने में बहुत टाइम लगता, वो उसने सिर्फ 4 डेज में कमा लिया। इसी वजह से वो सेलिब्रेट करने का डिसाइड करता है। उसका अकाउंट फुल होता है और किम सोचता है कि यही वो लाइफ है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। स्वीट में रियल लग्जरी रूम सर्विस होती है और वो मौका देखकर होटल की सब एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करता है। किम मीट टेस्ट करता है जो वो वैसे डेली लाइफ में इतना एक्सपेंसिव कभी नहीं खाता। इसी वजह से उसका रिएक्शन थोड़ा अनयूजुअल हो जाता है। जो वुमन उसे सर्व कर रही होती है वो पूछती है कि क्या फूड उसे पसंद आया। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है और बोलता है कि टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन वुमन को ये स्ट्रेंज लगता है। आखिरकार वो कोई लेजिट एम्प्लॉई नहीं होती बल्कि एक इन्फिल्ट्रेटर होती है जो प्रोटैगनिस्ट को ऑब्जर्व करने आई होती है, जैसे उसने पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर किया था। वो अपने डिस्गाइज को प्रोटैगनिस्ट के सामने रिमूव करती है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो सरप्राइज होगा, लेकिन उल्टा होता है। वुमन पूछती है कि ऐसी सिचुएशन में वो इतना काम कैसे रह सकता है। किम रिवील करता है कि उसे शुरू से पता था कि वो डिस्क्यूज में है और वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट से फॉलो करते हुए देख चुका था। इतना ही नहीं, किम ये भी जानता है कि वो अकेली नहीं है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी सामने आता है और बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट की परसेप्शन काफी अच्छी है और उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है। किम बोलता है कि उसे नहीं पता उसे क्यों फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि वो लोग डेंजरस है। इसके अलावा उसके मन में कई डाउट्स होते हैं जिन्हें वो क्लियर करना चाहता है। वो आदमी पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। किम बोलता है कि हाँ, बिल्कुल यही केस है। इसके जवाब में आदमी बोलता है कि वो भी प्रोटैगनिस्ट से कुछ सवाल पूछना चाहता है। दोनों थोड़ी देर चैट करते हैं। ओल्ड मैन पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट इन मिशंस में कैसे फंसा। किम एक्सप्लेन करता है कि उनकी तरह उसे भी एक डिवाइस मिला था और तब से वो मिशंस कंप्लीट कर रहा है। ओल्ड मैन फिर पूछता है कि किम के आर्म पर कोई डिवाइस क्यों नहीं है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उन्हें उसके ग्लासेस के बारे में पता नहीं है और वो सोचता है कि यही बेहतर है। वुमन सोचती है कि अगर डिवाइस रिस्ट पर नहीं है तो शायद एंकल पर होगा, जैसे प्रिजनर्स के होता है। इसके बाद किम बोलता है कि अब उसकी बारी है सवाल पूछने की और वो पूछता है कि क्या डिवाइस हटाने का कोई तरीका है। ओल्ड मैन सीधे जवाब देने के बजाय एक और सवाल करता है। वो पूछता है कि अगर फ्रीडम की कोई प्राइस हो तो प्रोटैगनिस्ट उसे कितनी वैल्यू देगा। प्रोटैगनिस्ट इस सवाल का मतलब समझ नहीं पाता। तब ओल्ड मैन बोलता है कि उसके लिए फ्रीडम की वैल्यू 2 अरब वर्ड्स है। वो बताता है कि यही अमाउंट है जिससे डिवाइस गायब हो सकता है। इसके बाद किम को पता चलता है कि गेम के पीछे जो लोग हैं उन्हें ऑपरेटर से कहा जाता है। उन्होंने गेम, उसके रूल्स और डिवाइसेस तक सब कुछ क्रिएट किया है। रूमर्स है कि उनका इलीगल प्रोडक्ट्स से कनेक्शन है और वो डार्क वेब के जरिए उन्हें सेल करते हैं। उसी पैसे से इस मैको प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है। इसके अलावा वो पार्टिसिपेंट्स को पपेट्स की तरह देखते हैं जो डेस्परेट लोगों को पैसे के लिए ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार गेम में एंटर कर लिया तो एग्जिट पॉसिबल नहीं है। किम पूछता है कि ओल्ड मैन ये सब इतनी सीरियसनेस से क्यों बता रहा है। ओल्ड मैन बोलता है कि वो पहले भी प्रोटैगनिस्ट जैसे लोगों से मिल चुका है और वो किम से पूछता है कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा या फ्रीडम। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि आंसर ऑब्वियस है। वो यहां तक सोच चुका होता है कि जब वो 10 अरब तक पहुंच जाएगा तब अपनी फ्रीडम बाय कर लेगा। यह सुनकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि किम ग्रीडी है। इतना ही नहीं, उसे यह भी रियलाइज होता है कि किम इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मानता है कि आगे आने वाले सारे मिशंस जीत लेगा। इसी केस में ओल्ड मैन प्रपोज करता है कि किम अभी एक सिंपल गेम खेले। किम समझ जाता है कि यह एक प्राइवेट मैच होने वाला है और पूछता है कि क्या यह कोई टेस्ट है। वो बोलता है कि वो चैलेंज से पीछे हटने वालों में से नहीं है। तभी उसका सिस्टम पूछता है कि क्या वो गेम एक्सेप्ट करता है। इससे किम रियलाइज करता है कि ओल्ड मैन का उसके ग्लासेस के सिस्टम से किसी तरह का कनेक्शन है। वैसे उस ओल्ड मैन का नाम गून मो होता है। किम के रिएक्शन को देखकर वो पूछता है कि क्या कुछ रॉन्ग है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि इस चैलेंज का रिवॉर्ड काफी हाई है। इससे वो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवाब में गून मो बोलता है कि वो इस मैच का इंतजार कर रहा है। किम समझ जाता है कि मैच शुरू होने के बाद वो फिनिश किए बिना लीव नहीं कर सकता और उसके मन में डाउट्स भर जाते हैं। लेकिन गुन बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रूलेट घूमना शुरू हो चुका है। ये डाइस गेम होता है जिसमें जो हायर नंबर लाएगा वही विनर होगा। गेम कई राउंड्स तक चल सकता है या फर्स्ट राउंड में भी खत्म हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। वुमन क्रूरियर की तरह एक्ट करती है और प्लेयर्स को चिप्स ऑफर करती है। ओल्ड मैन समझाता है कि व्हाइट डाइस एक साथ रोल और रिवील होती है जबकि ब्लैक डाइस कप उठाने के बाद रिवील की जाती है। इसके बाद किम जू हुक पूछता है कि क्या यह प्योर लक का गेम है। गोनमो बोलता है कि हाँ, लेकिन किम की कामनेस देखकर वो समझ जाता है कि प्रोटैगनिस्ट मानता है कि लक उसके साइड है। सच में किम ऐसा ही सोचता है। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में उसकी लाइफ पूरी तरह बेटर हो चुकी होती है। उसे याद आता है कि वो स्कूल में कभी खास अच्छा नहीं था और लॉटरी में भी कभी कुछ नहीं जीता। लक हमेशा उसके अगेंस्ट रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। किम ने सिर्फ 3 डेज में 800 मिलियन से ज्यादा कमा लिया था। अगर इसे लक नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। यंग मैन की एक्साइटमेंट देखकर गून पूछता है कि क्या किम स्टार्ट करने के लिए रेडी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। इसी सोच के साथ वो डाइस रोल करने के लिए अग्री करता है, लेकिन उसका डाइस नंबर 1 पर आकर रुकता है और वो शॉक्ड हो जाता है। ओल्ड मैन भी बोलता है कि ये काफी लो नंबर है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट मानता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सब कुछ सेकंड डाइस पर डिपेंड करता है जो अभी रिवील होना बाकी है। इसके बाद ओल्ड मैन अपनी जीत पर एक 100 मिलियन बेट करता है। किम जू हुक को सरप्राइज लगता है क्योंकि यह अमाउंट किसी ऐसे इंसान के लिए काफी ज्यादा है जो अभी गेम के फर्स्ट राउंड में ही है। इसके अलावा अगर वो ये गेम हारता है तो अब तक जो भी उसने कमाया है सब खो देगा। इसके बावजूद वो बेटिंग कंटिन्यू करने का फैसला करता है। क्रोयर दूसरा डाइस रिवील करता है जिस पर प्लेयर्स के बीच एंटिसिपेशन बढ़ने लगती है। इसके बाद पता चलता है कि सेकंड डाइस की वैल्यू 3 है। यह देखकर किम एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अभी भी उसके जीतने का चांस बना हुआ है। लेकिन जैसे ही अगला डाइस रिवील होता है वो फिर से 1 निकलता है। ये देखते ही किम शॉक में चला जाता है क्योंकि उसने अभी अभी 100 मिलियन वॉन्ड्स लूज कर दिए होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि डाइस गेम में ये नॉर्मल है और ये तो बस पहला राउंड था। किम बोलता है कि भले ही वो अभी हारा हो लेकिन अगले राउंड में उसकी लक जरूर चेंज होगी। इस बिलीफ के बावजूद हर राउंड के साथ किम और ज्यादा पैसा लूज करता जाता है और टोटल लॉस 500 मिलियन तक पहुंच जाता है। इसके बाद क्रूयर अनाउंस करता है कि यह गेम का लास्ट राउंड है और डाइस रोल करने को बोलता है। किम लीड लेता है और इस बार उसकी
वैल्यू अपोनेंट से ज्यादा होती है। उसे होप फील होती है और वो 300 मिलियन बेट करता है। लेकिन ओल्ड मैन ऑल विन चला जाता है और बोलता है कि अगर किम गेम जीत गया तो जो कुछ भी उसका है वो सब उसी का रहेगा। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि जो इंसान जीत रहा है वो ऐसा क्यों करेगा, इसलिए वो सोचता है कि ओल्ड मैन को अपनी जीत पर बहुत कॉन्फिडेंस है। वो ये भी इमेजिन करता है कि डाइस शायद उसके फेवर में रिग्ड हो, लेकिन उसे ये इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर भी वो गेम कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। गूने एमओ एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि किम सच में ऐसा इंसान है जो हार एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो खुद को भी वैसा ही मानता है और खुद को लकी व्हाइट स्नेक कहता है। ओल्ड मैन एक लेजेंडरी गैम्बलर है, एक ऐसा प्रेडेटर जो यूजुअली हारता नहीं है। जब डाइस रिवील होते हैं तो गूने नेमो ऑटोमेटिकली विन कर जाता है। इस तरह किम जो हुक टोटल 880 मिलियन वॉन्ड्स लूज कर देता है। इसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि उसे बहुत फन आया और प्रोटैगनिस्ट को एक कार्ड छोड़कर चला जाता है। वो बोलता है कि अगर कभी किम को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ मिले तो वो उसे ढूंढे, क्योंकि वो उससे फिर मिलना चाहता है। अगले दिन कंपनी में डिनर रखा जाता है जहां किम काम करता है। टीम लीडर बोलता है कि वो अपनी टीम के साथ गद्दार होकर खुश है, लेकिन सेलिब्रेशन के बीच चॉय गुओंग प्रोटैगनिस्ट के बिहेवियर में कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। किम के फेस पर डेस्परेशन साफ दिख रही होती है। उसका सुपीरियर सोचता है कि किम बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन वो क्वाइट रहना बेहतर समझता है ताकि बात और न बिगड़े। तभी कोई प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और बोलता है कि वो कॉलीग्स के साथ डाइन कर रहा है, लेकिन ठीक फील नहीं कर रहा। ये आदमी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, बेकी मैन। बेकी मैन किम को लेकर कंसर्न होता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रोटैगनिस्ट प्रेसिडेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, जिस पर चॉय पैनिक कर जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट होता है। इसके बाद चॉय खुद सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बेकी मैन बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो समझता है कि कभी कभी लोगों के लिए सबके सामने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना मुश्किल होता है। फिर वो किम से बोलता है कि बाहर थोड़ी देर उसके साथ चले। जब दोनों बाहर जाते हैं तो टेबल पर बैठे लोग किम के स्ट्रेंज बिहेवियर पर कमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि सुबह से ही किम पूरी तरह ऑफ लग रहा है। एक एम्प्लॉई बोलता है कि बेकी मैन के सामने ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ड्रंक होने पर अपना टेम्पर खो देता है। सुएन बोलती है कि प्रेसिडेंट अभी ड्रंक नहीं है, इसलिए सब ठीक रहेगा। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि बेकी मैन सोबर होने पर अच्छा इंसान है, लेकिन पीने के बाद वो टोटली डिफरेंट बन जाता है, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। बाहर बेकी मैन किम को कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि उसे अपनी प्लेस नहीं पता। फिर उसे वापस जाकर पार्टी एंजॉय करने को कहता है। वो ये भी बोलता है कि उसे करंट जनरेशन समझ नहीं आती, क्योंकि आजकल के यंग लोग फन करना ही नहीं जानते। बॉस की बातें सुनते हुए प्रोटैगनिस्ट सिर्फ उसी अमाउंट के बारे में सोच रहा होता है जो उसने लूज किया है। उसे आसपास की किसी चीज पर ध्यान नहीं जाता। वो ये भी सोचता है कि क्या उसे पूरी जिंदगी बेकी मैन जैसे ड्रंक लोगों के लिए स्लेव की तरह काम करना पड़ेगा। इरिटेटेड होकर प्रेसिडेंट किम को स्लैप करता है और पूछता है कि क्या वो सुन रहा है। वो ये भी बोलता है कि वो हर स्लैप के लिए किम को 1 लाख वंड्स देगा, और कहता है कि उसे इस मेंटल एजुकेशन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में आता है कि वो सामने खड़े ड्रंक का आन तोड़ दे, लेकिन उसी समय सिस्टम उसे एक नया मिशन देता है, जिसमें उसे ऐसा बिहेव करने को कहा जाता है जैसे कुछ हिट्स खाने के बाद उसका माइंडसेट सच में बदल गया हो। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि इससे उसकी आंखें खुल गई हैं और वो अपने बॉस को उसके वाइज वर्ड्स के लिए धन्यवाद देता है। वो ये भी बोलता है कि बेकी मैन के साथ काम करना उसके लिए ऑनर है, और पूछता है कि क्या वो उसे आगे भी सिखाते रहेंगे। ये सुनकर बेकी मैन खुश हो जाता है और बोलता है कि यही स्पिरिट वो अपने एम्प्लॉइज में देखना चाहता है। फिर वो बोलता है कि चलो वापस चलते हैं और थोड़ा और ड्रिंक करते हैं। प्रोटैगनिस्ट अंदर से एक्ट नहीं करना चाहता होता है, लेकिन सिस्टम उसे प्रेसिडेंट को किडनैप करने का मिशन असाइन कर देता है। ये सुनकर किम एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है। कुछ समय बाद बेकी मैन होश में आता है और डिसोरिएंटेड फील करता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बंधा हुआ है और किम से पूछता है कि ये सब क्या है। किम चेहरे पर स्माइल के साथ बोलता है कि प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया है। कंफ्यूज्ड होकर बेकी मैन पूछता है कि क्या ये कोई प्रैंक है। किम बोलता है कि उसका बॉस रात 4 बजे तक सड़कों पर ड्रंक घूम रहा था और घर नहीं जाना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने वही किया जो बॉस चाहता था और उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकता था। बेकी मैन फोन मांगता है। इसके जवाब में किम बोलता है कि उसने बॉस के सोते वक्त उसके फोन में झांक लिया था और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली थी। यह सुनकर बेकी मैन गुस्से में प्रोटैगनिस्ट को गालियां देने लगता है और बोलता है कि वो ट्रैश है जिसे नहीं पता वो किससे बात कर रहा है। लेकिन किम बोलता है कि असल में बेकी मैन को ही नहीं पता कि वो किस डील कर रहा है। वो फोन में मिली चीजें दिखाता है और पूछता है कि फिर वो किसी को ट्रैश कहने वाला कौन होता है। बेकी मैन टोन चेंज करता है और सॉफ्ट होकर पूछता है कि किम को यह सब कैसे पता चला। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ये बातें बेक नहीं समझेगा और दुनिया में स्ट्रेंज चीजें होती रहती हैं। किम सिस्टम की हेल्प से बॉस का फोन हैक कर चुका होता है और बोलता है कि अब बेक को
अपनी सिचुएशन समझ आने लगी होगी। वो ये भी बोलता है कि अगर उसने पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा। फोन चेक करते हुए किम को एक और फोल्डर मिलता है जिसमें कंपनी की कुछ फीमेल एम्प्लॉइज से जुड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग कंटेंट होता है। बेकी मैन को अच्छी तरह पता होता है कि उसमें क्या है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि प्रेसिडेंट अपनी फीमेल एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचता है। बेक जवाब देता है कि वो एम्प्लॉइज को अपने मास्टर के ओबीडियंट डॉग्स की तरह देखता है। वो बोलता है कि उन्हें अपनी प्लेस नहीं पता और वो एरोगेंट बन रही थी क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो किसी को नीचे खींचे बिना कुछ नहीं कर सकती थी। बेक मानता है कि उसने बस उन्हें चांस दिया था और हर किसी के क्लोजेट में कोई ना कोई स्केलेटन छुपा होता है। ये सुनकर किम इरिटेटेड हो जाता है और बोलता है कि बेक सच में बिना सैल्वेशन का ट्रैश है। बॉस बोलता है कि वो दोनों अलग नहीं है क्योंकि जिस तरह किम उसके साथ बिहेव कर रहा है वही ये साबित करता है। इसके जवाब में किम अपने अब्यूसिव बॉस को चुप कराता है और बोलता है कि वो हर स्लैप के लिए उसे 1 लाख वंट्स देगा, ठीक वैसे ही जैसे बॉस ने पहले कहा था। किम बोलता है कि बेक को इस मेंटल ट्रेनिंग के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। फ्यूरियस होकर बेक किम को थ्रेटन करता है और बोलता है कि वो उसके सिर के एक बाल को भी टच नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, किम एक जोरदार स्लैप मार देता है। इसके बाद बेक के पास कुछ करने को नहीं बचता और वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद किम उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो खुद को सुपीरियर समझता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है। डेस्परेट होकर बेक किम से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मेहनत से काम करना और खुशहाल लाइफ जीना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन बेक जैसे ट्रैश लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं और इसी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने का हक है। किम बोलता है कि उसकी बस एक ही इच्छा है कि बेक अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इनजस्टिस को महसूस करे। इसी बीच बेक के सरप्राइज के लिए एक आदमी वहां पहुंच जाता है। वो बोलता है कि उसे वो टारगेट मिल गया है जिसे बचाना है। उसका पार्टनर पूछता है कि बंधे हुए आदमी के साथ क्या हुआ है। बेक तुरंत भीख मांगने लगता है और बोलता है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। जो आदमी अभी आया होता है उसे सिस्टम से बेक को रेस्क्यू करने का मिशन मिला होता है। वो बोलता है कि वो हेल्प करने आया है लेकिन अपना काम करने के लिए पेशेंस चाहिए। ये सुनकर किम समझ जाता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो बहुत काम रहता है जो उसके एडवर्सरीज को डरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, प्रोटैगनिस्ट दोनों पैरों से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है। वो दोनों ओपोनेंट्स को सरप्राइज कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में किम दोनों को डिफीट कर देता है जिससे बेक की रेस्क्यू की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। जिस तरह किम अपने ओपोनेंट्स को हराता है उसे देखकर बेक को रियलाइज हो जाता है कि इस सिचुएशन से निकलना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में कोई उसके बंधन काट देता है। यह काम खुद प्रोटैगनिस्ट करता है और जानबूझकर बेक को फ्री करता है। किम बोलता है कि अब जब उसने उसे डेंजर से बचा लिया है तो वो सैलरी इंक्रीज पर नेगोशिएट करना चाहता है। इसके बाद किम क्लेम करता है कि उसकी सैलरी 5 गुना बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, वो कंपनी में कम वर्किंग हॉर्स वाली पोजीशन में प्रमोशन भी चाहता है। लेकिन किम साफ करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से बेक उसका पेट होगा और जो भी उस ऑर्डर दिया जाएगा वो करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले दूसरों को ह्यूमन से भी नीचे समझा था। इसी दौरान सिटी प्रिजन में प्रिजनर नंबर 3270 की सेल पर एक कार्ड आता है। उसे भी सिस्टम वाला ब्रेसलेट मिला होता है। उसका मिशन होता है एक फर्स्ट डिग्री क्रिमिनल को एस्केप करवाना। इतना ही नहीं, वो जेल के सबसे वर्स्ट इनमेट को रिलीज के लिए चुनता है। सिस्टम वार्न करता है कि एस्केप होते ही एक नया गेम शुरू होगा। एक नॉर्मल वर्कडे पर चॉय कंपनी पहुंचता है और कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी नोटिस करता है। उसके कॉलीग्स बोलते हैं कि उसे यह जरूर देखना चाहिए। जब वो आगे बढ़ता है तो जो देखता है उसे देखकर शॉक हो जाता है। सामने प्रोटैगनिस्ट एक थ्रोन पर बैठा होता है और सबको ग्रीट कर रहा होता है। किम जो हुक बोलता है कि कंपनी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से उसकी पोजीशन चेंज हुई है और उसे कॉर्पोरेशन में नए टास्क मिले हैं। लेकिन चॉय सोचता है कि किम ने यह अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली। प्रोटैगनिस्ट अब प्रेसिडेंट का राइट हैंड मैन बन चुका होता है और बोलता है कि वो अपनी नई रोल में काम करने के लिए एक्साइटेड है। दूसरी तरफ किम को याद आता है कि ग्लासेस की वजह से उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। उसने काफी मनी कमाया था लेकिन सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि गेम से पहले की सेविंग्स भी। फिर भी वो सोचता है कि अगर उसके पास टिकट होता तो वो एक ही दिन में 5 लाख कमा सकता था। लेकिन किम खुश नहीं होता क्योंकि उसके सिस्टम का काउंटडाउन तेजी से घट रहा होता है और वो अभी 1 अरब के गोल के कहीं पास भी नहीं है। अगर वो फेल हो गया तो उसका फेट सील हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ये होने नहीं देना चाहता लेकिन उसके पास कोई टिकट भी नहीं है, इसलिए जो भी मिशन या गेम सामने आता है वो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। वापस उसी प्रिजन में कंट्रोल सेंटर कुछ प्रिजनर्स के एस्कॉर्ट को मॉनिटर कर रहा होता है। एक बस उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रही होती है और उसमें एक स्पेसिफिक टारगेट मौजूद होता है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी ऑफिसर के पास
पास होती है जिसने डेंजरस प्रिजनर को फ्री किया था। सिचुएशन कंट्रोल में लेते ही वो प्रिजनर्स के कंपार्टमेंट खोल देता है और उनमें से एक को कीज फेंक देता है। वो बोलता है कि वो जो चाहे कर सकता है लेकिन एस्केप फिर भी नहीं कर पाएगा। गेम शुरू होते ही हैकर सिक्योरिटी कैमरास और पुलिस रेडियोस पर कंट्रोल ले लेंगे। इसके बाद वो प्रिजनर से कहता है कि जितना दूर भाग सकते हैं भागो, क्योंकि किसी भी हालत में वो बच नहीं पाएंगे। आखिरकार इस आदमी का मिशन ही भागते हुए क्रिमिनल्स का शिकार करना होता है। डेस्परेट होकर प्रिजनर्स खुद को फ्री करते हैं और फ्रीडम की तलाश में भागने लगते हैं। ऐसे लोग अपने गोल्स के लिए बड़े से बड़े डेंजर का सामना करने को तैयार होते हैं। बस के अंदर सबसे डेंजरस प्रिजनर भी खुद को फ्री कर लेता है। बाकी लोग उसे एस्केप का एलाई मानते हैं। वो प्रिजनर्स को फ्लोर के नीचे छिपे पैसे की बात करते हुए सुनता है और सबसे पहले वहीं जाना चाहता है। उसके लिए यह मैटर नहीं करता कि उसे पूरी कोरिया उलटी क्यों ना करनी पड़े, जब तक उसे उसका प्रेशियस पैसा मिल जाए। बस तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है और ऊपर से एक ड्रोन उसे मॉनिटर कर रहा होता है। प्रिजनर्स का हंट करने वाले लोग सब कुछ देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि और हंटर्स आ जाए और चेस में शामिल हो जाए, क्योंकि वो अपना प्रे शेयर नहीं करना चाहता। गेम शुरू होने के कई घंटे बाद तक हंटर अपने टारगेट्स का पीछा करता है और हारपून से उन्हें पकड़ता है। वो बोलता है कि क्रिमिनल्स स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। उसके मुताबिक कन्विक्टेड क्रिमिनल्स अक्सर बच्चों की तरह रोते हैं। हंटर के लिए ज्यादा टारगेट्स होना भी अच्छा है, क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा होता है और उसके लिए एक एक करके पकड़ना ज्यादा आसान होता है बजाय सब पर एक साथ अटैक करने के। लेकिन तभी उसके पार्टनर से अलग एक आदमी सामने आता है और बोलता है कि ब्रिलियंट माइंड्स थिंक अलाइक। वो भी अपने टारगेट्स को एक एक करके पकड़ रहा होता है। ये वही थग होता है जो बस से भागा था और जिसने हंटर के पार्टनर को पहले ही गिरा दिया था और अब दूसरे के पीछे लगा होता है। हंटर कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है और क्रिमिनल को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। कुछ समय बाद क्रिमिनल अपने लीडर को बताता है कि उसने थ्रेट्स संभाल लिए हैं, लेकिन उसका एक साथी गिर चुका है। वो पूछता है कि कितने लोग उनका हंट कर रहे हैं। लीडर बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वो दावा करता है कि उसने गिनती ही नहीं की कि उसने कितने हंटर्स को एलिमिनेट किया है। वो ये भी बोलता है कि बहुत टाइम बाद उसे इतना फन आया है, लेकिन अब वो बेरिड मनी ढूंढना चाहता है, इससे पहले कि फिर कोई इंटरप्ट करे। वो बोलता है कि जो लोग हंटर्स जैसा फेट नहीं चाहते उन्हें जल्दी करनी चाहिए। उसका एलाई बोलता है कि ये हंटर्स किसी गैंग के मेंबर लगते हैं, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाया कि किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। हालांकि उसने ये जरूर नोटिस किया कि सबके पास सेम तरह की वॉचेस है। उसने यह भी पता लगाया कि फ्यूजिटिव प्रिजोनर्स के सिर पर बॉन्टी रखी गई है। लीडर क्यूरियस होकर पूछता है कि उसके लिए बॉन्टी कितनी है। एली बताता है कि अमाउंट 500 मिलियन वंड्स है। यह सुनकर बड़ा आदमी सेलिब्रेट करता है और बोलता है कि यह उसका हमेशा से सपना रहा है। उसका एलाई सोचता है कि यह आदमी पागल है, खासकर तब जब 5 फ्यूजिटिव्स पहले ही मारे जा चुके हैं। एक डिगर बोलता है कि उन्हें बेरिड मनी मिल गई है, 3 बकेट्स, जिनमें हर एक में 500 मिलियन है और अभी 3 बाकी है। यह सुनकर थक सोचता है कि टोटल अमाउंट 3 अरब है, जो उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, और अगर उसे यह अमाउंट दूसरों के साथ शेयर न करनी पड़े तो यह और भी ज्यादा हो सकती है। वो सोचता है कि इस पैसे से वो नई लाइफ शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाकी सबको पीछे छोड़ना होगा। इस बीच एक हंटर दूर से सब कुछ देख रहा होता है और नोटिस करता है कि प्रिजनर जमीन खोदकर पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे यह भी रियलाइज होता है कि वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डेंजरस है। उसका पार्टनर पूछता है कि क्या वो सच में आगे कंटिन्यू करेंगे। हंटर बोलता है हाँ, क्योंकि इस टास्क का रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहां कुल 3 हंटर्स होते हैं और उनमें से एक को इंसानों को पैसे के लिए हंट करने में बुरा फील होता है, लेकिन उसका साथी बोलता है कि ऐसे क्रिमिनल्स इंसान नहीं होते और उसे सिर्फ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हर एक की वैल्यू कितनी है। इसके बाद वो बोलता है कि अब उन्हें सबको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाना होगा। हंटर्स के ग्रुप का लीडर बोलता है कि आइडियल यही होगा कि वो डिस्टेंस बनाए रखे और दूर से अटैक करे ताकि सेफ रह सके। इसके अलावा इससे टारगेट्स को एक एक करके लेना आसान होगा। लेकिन तभी जब उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, हंटर चौंक जाता है। उसे जोर का स्केयर लगता है और वो सोचता है कि सामने कोई क्रिमिनल है। तभी पास आता हुआ आदमी बोलता है कि अब गार्ड डाउन कर सकते हैं। किम जू हुक हंट में ज्वाइन करता है और बोलता है कि वो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर है। वो पूछता है कि क्या वो लोग भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक अच्छा प्लान है और वो जानना चाहता है कि क्या उन्हें सुनने में इंटरेस्ट है। थोड़े स्टार्टल्ड होने के बावजूद हंटर्स डिफेंसिव रहते हैं। वो बोलते हैं कि वो प्रोटैगनिस्ट को नहीं जानते, इसलिए उसे डिस्टेंस बनाए रखने की वार्निंग देते हैं।
उनमें से एक हंटर बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट एनिमी भी हो सकता है, इसलिए वो 3 तक काउंट करेगा और अगर पीछे नहीं हटा तो शूट कर देगा। फिर भी किम इंसिस्ट करता है कि उसके पास शेयर करने के लिए अच्छा मेथड है, लेकिन जैसे ही काउंट 3 तक पहुंचता है हंटर फायर कर देता है। किम उस एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर हंटर्स काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। किम बोलता है कि हंटर की मिस्टेक ये थी कि उसने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो शूट करेगा और ये उनके एमेटर होने का प्रूफ है। वो ये भी बोलता है कि अभी वो नाइस बनकर पेश आ रहा है और पूछता है कि क्या उन्हें कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हंटर्स बोलते हैं कि नहीं। इस पर किम बोलता है कि फिर ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। दूसरी तरफ फ्यूजिटिव्स अभी भी खुदाई कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ को यह पसंद नहीं आता क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और उनका लीडर एग्जैक्ट स्पॉट भूल चुका होता है। तभी उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड विजिट सरप्राइज कर देता है। क्रिमिनल्स पूछते हैं कि ये 3 आदमी खाली हाथ क्यों आए हैं। फियर से कांपते हुए हंटर्स का लीडर अपने साथियों को बस भागने के लिए बोलता है। फिर वो भागने लगते हैं और एनिमीज का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। असल में हंटर्स बेट बनते हैं ताकि कुछ क्रिमिनल्स को बाकी से दूर लूर किया जा सके। ये पूरा प्लान प्रोटैगनिस्ट का होता है, जिसने मीटिंग प्लेस पहले से अरेंज किया था। लेकिन जब हंटर्स वहां पहुंचते हैं तो किम वहां नहीं होता। इससे वो डर जाते हैं क्योंकि प्लान अब तक यहीं तक था। इससे पहले कि वो भाग पाते थग्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हाथ में शवल पकड़े हुए फ्यूजिटिव्स बोलते हैं कि उनके पास इस सिचुएशन से डील करने के लिए परफेक्ट टूल्स है। बिना देर किए वो अटैक में चार्ज करते हैं, लेकिन तभी एक एक्स उड़ते हुए एनिमीज की तरफ आता है। इरिटेटेड होकर एक क्रिमिनल पूछता है कि वो किसने फेंका। उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और बोलता है कि उसके टारगेट को यह जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। किम जलती हुई टॉर्च घर के आसपास के फील्ड में फेंक देता है और बोलता है कि अब कोई भी उसकी नजर से बच नहीं पाएगा। इसलिए किम मानता है कि उन्हें हटाना उसके लिए इजी मनी गारंटी करेगा। हंटर समझ जाते हैं कि वो भी किम के टारगेट्स है और पूछते हैं कि प्लान का क्या हुआ। किम इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता और उसका अनयूजुअल एटीट्यूड डेंजरस क्रिमिनल्स को भी डरा देता है। इस वजह से वो इजी प्रे बन जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने पहले टारगेट पर अटैक करता है और सार्कास्टिकली बोलता है कि बाकी लोग पैनिक करना शुरू कर सकते हैं। फ्यूजिटिव्स डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। प्रोटैगनिस्ट के लिए यह एडवांटेज बन जाता है क्योंकि वो एनिमीज की कंफ्यूजन को उनके खिलाफ यूज करता है। किम बेरहमी से सबको गिराता है और एनिमीज के वेपन्स उठाकर उन्हीं के खिलाफ यूज करता है। अपने एलाइज को गिरते देख एक क्रिमिनल डर जाता है, लेकिन किम किसी को स्पेयर करने का कोई इंटेंशन नहीं रखता। लास्ट टारगेट को डिसार्म करने के बाद वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चला जाता है। सिर्फ एक ब्लो में प्रोटैगनिस्ट ओपोनेंट को जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर बाकी हंटर्स शॉक में चले जाते हैं। वो मानते हैं कि ऐसे गेम में प्लेयर को पैसे और अपनी लाइफ में से एक चूज करना पड़ता है, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि किम अलग है और उसे अल्टीमेट हंटर कहते हैं। कुछ देर बाद मनी सर्च का जिम्मेदार फ्यूजिटिव वहां आता है और पूछता है कि बाकी लोगों का क्या हुआ। वो प्रोटैगनिस्ट को देखता है और पूछता है कि क्या उसी ने उसके एलाइज को गिराया है। किम पूछता है कि क्या सामने खड़ा टारगेट रिवेंज लेने आया है। फ्यूजिटिव मना करता है और बोलता है कि वो सिर्फ वो काम पूरा करने आया है जो किम नहीं कर पाया। वो ये भी बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट एक एमेटर है जो हाथ खून से गंदे करने से डरता है। इसके बाद वो पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट अपना शरीर छिदवाने के लिए रेडी है। किम जवाब देता है कि वो पहले भी कई बार घायल हो चुका है, जिसे सुनकर ओपोनेंट हंस पड़ता है। फिर एनिमी बोलता है कि वो किम को परमानेंट इंजरीज देगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इजी नहीं बनाना चाहता और अटैक्स डॉज करता रहता है। वो खुद को फास्टर रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि जरा सी चूक उसे हिट करवा सकती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि उसका एनिमी एम्बाइडेक्स्ट्रस है और दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसलिए वो एक मोमेंट मांगता है। ओपोनेंट अग्री करता है और पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट उसकी नाइव्स में से एक बोरो करना चाहता है। किम मना कर देता है और बोलता है कि वो कुछ अलग ढूंढ रहा है। वो गार्डनिंग टूल्स की तरफ जाता है और थैंकफुल होता है कि इस प्रॉपर्टी में वही चीज मौजूद है जो उसे चाहिए। ओपोनेंट पूछता है कि क्या वो सच में उसी से फाइट करेगा। 2 गार्डन सिकल्स हाथ में पकड़कर किम बोलता है हाँ और कहता है कि वो खुद को प्रेइंग मैंटिस जैसा फील कर रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या ओपोनेंट दोबारा शुरू करने के लिए रेडी है। एनिमी अपने मन में सोचता है कि जब भी वो नाइफ दिखाता है टारगेट्स का एटीट्यूड बदल जाता है और वो डर जाते हैं। साइज या कॉन्फिडेंस कुछ भी हो, ब्लेड काफी होती है डराने के लिए, खासकर जब वो एक्शन में आता है। थक को इसमें मजा भी आता है और उसे सेटिस्फैक्शन फील होती है, लेकिन इस बार उसका टारगेट बिल्कुल भी नहीं डरता। प्रोटैगनिस्ट के फेस पर फाइट की खुशी दिखती है
जो एनिमी को कंफ्यूज कर देती है। फिर भी किम आर्म्ड होने के बाद अटैक शुरू करता है। ओपोनेंट पूरी कोशिश करता है डिफेंड करने की, लेकिन रियलाइज करता है कि अब वो हंट नहीं कर रहा बल्कि खुद हंटेड बन चुका है। ये बात उसे बहुत एंग्री कर देती है। वो प्रोटैगनिस्ट को थ्रेटन करने लगता है, लेकिन किम डरने के बजाय सिचुएशन को अम्यूजिंग पाता है, जिससे एनिमी और ज्यादा फ्यूरियस और कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी उसे समझ आने लगता है कि शायद एक ही रीजन है कि उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। वो कंक्लूड करता है कि शायद उसका ओपोनेंट उसे एक साधारण इंसेक्ट समझ रहा है। यह सोच उसकी रेज और बढ़ा देती है और वो प्रूव करना चाहता है कि वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ज्यादा अग्रेसिव होने के बावजूद किम उसे रियल थ्रेट नहीं मानता और मौका मिलते ही उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद वो खुद अटैक पर जाता है, इस फाइट को खत्म करने के इंटेंशन से। एनिमी को डिफीट करने के बाद किम बोलता है कि उसे अपनी सही प्लेस तब समझ आई जब वो किसी इक्वल ओपोनेंट से भिड़ा। अब किम बोलता है कि सिर्फ एक एनिमी बाकी है। वो बाकी हंटर्स के साथ टारगेट की तरफ बढ़ता है। तभी हंटर्स का लीडर पूछता है कि क्या अब वो जा सकते हैं। किम पूछता है कि वो क्यों जाना चाहते हैं। हंटर बोलता है कि जो आखिरी क्रिमिनल बचा है वो बहुत ब्रूटल है और उन्हें लगता है कि वो ऐसे इंसान को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हंटर्स ने शुरू में इस आदमी के पीछे जाने का इरादा भी नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ छोटे टारगेट से ही सेटिस्फाइड होने वाले थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो शॉक्ड हो जाते हैं जब मेन टारगेट खुद सामने आ जाता है और समझ जाता है कि वही हंटर्स का निशाना है। इसके बाद वो बोलता है कि इंट्रोडक्शंस की जरूरत नहीं है। तुरंत ही प्रोटैगनिस्ट घूमता है और एनिमी पर पंच मार देता है, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड इफेक्ट नहीं होता, जिस पर किम को फिर से अटैक करना पड़ता है। एनिमी खड़ा ही रहता है और इस सिचुएशन को काफी इंटरेस्टिंग पाता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो किसी बहुत रेजिलिएंट इंसान का सामना कर रहा है। किसी तरह दोनों को ये फाइट एंजॉय करने लगती है और वो एक दूसरे में वर्दी अपोनेंट देखने लगते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। किम कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन सामने कोई नॉर्मल एडवर्सरी नहीं होता। वो कुछ हिट्स लैंड भी कर देता है। इसके बावजूद एनिमी सब सह लेता है और खड़ा ही रहता है। इतना ही नहीं, वो रिटेलिएट भी करता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है कि कोई इंसान इतने कंटिन्यूअस अटैक्स सहकर भी कैसे फाइट करता रह सकता है। किम ने इससे पहले कभी इतना स्ट्रॉन्ग इंसान फेस नहीं किया होता और वो इसका आदी भी नहीं होता। फिर भी वो हार नहीं मानता। दूसरी तरफ उसका एडवर्सरी फाइट को एंजॉय करने लगता है और प्रोटैगनिस्ट के लिए एक्ट करना और मुश्किल बना देता है। किम रियलाइज करता है कि यह फाइट जीतना उसकी सोच से कहीं ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि सामने खड़ा ब्रूट बिल्कुल टायर्ड नहीं दिख रहा होता। एनिमी आगे बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेता है, उसकी स्टांस तोड़ देता है। किम को ब्लो का पेन फील होता है और वो वल्नरेबल हो जाता है। आखिरकार एनिमी उसे पकड़ चुका होता है। बिग गाय उसे पूरी तरह इमोबिलाइज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि दोनों की स्ट्रेंथ में साफ फर्क दिखता है। लेकिन किम बोलता है कि यह कॉमन नॉलेज है कि कुछ लोग नॉलेज की मदद से इस तरह की स्ट्रेंथ को ओवरकम कर लेते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशंस में ह्यूमंस जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाते हैं वो कई बार ब्रूट फोर्स से भी आगे निकल जाती है। जब किम एडवर्सरी की स्ट्रेंथ को ओवरकम करता है तो वो बोलता है कि वो स्पेशल है और इसलिए वो जीतेगा। वो क्लेम करता है कि नॉर्मली वो कॉम्बैट में अपनी पूरी ताकत यूज नहीं करता, लेकिन ऐसे मोमेंट्स में वो एक्सेप्शन बना लेता है। इसके साथ ही वो एनिमी को जमीन पर पटक देता है और बोलता है कि अब उठने की कोशिश मत करना। बिग गाय के गिरते ही किम मिशन कंप्लीट करता है और विक्ट्री का बोनस अर्न करता है। बोलता है कि आखिर में फिर से उसके मसल्स ही जीते हैं। गेम खत्म हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट अच्छे अमाउंट में पैसा बना लेता है। ये उसे उसके पुराने दिनों की याद दिलाता है। दूसरी तरफ जो हंटर्स ये फाइट देख रहे होते हैं वो किम की परफॉर्मेंस देखकर और भी ज्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं। तभी हंटर्स का लीडर लॉस अवॉइड करने का एक आइडिया देता है। वो सजेस्ट करता है कि फ्यूजिटिव्स से निकला हुआ पैसा आपस में डिवाइड कर लिया जाए। इसके बाद वो किम से बोलते हैं कि वो बाकी सिचुएशन हैंडल करने के लिए विथड्रॉ कर रहे हैं और गुड बाय कहते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले कि उसे एक्सप्लेनेशन मिले, किम पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से अटैक होता है। सिर्फ किम ही नहीं बल्कि बाकी हंटर्स पर भी डार्ट लगती है। बाकी लोग जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन किम किसी तरह रेजिस्ट कर लेता है। जो आदमी शॉट्स फायर करता है वो पास आता है और बोलता है कि उसे सरप्राइज है कि प्रोटैगनिस्ट अब भी खड़ा है। किम उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है कि वो आदमी कौन है। मिस्टीरियस मैन अकेला नहीं होता। वो बोलता है कि किम काफी क्यूरियस है और जल्द ही उसे उसके आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बाद डार्ट का असर होता है और किम जमीन पर गिर जाता है, गिर जाता है। मास्क्ड मैन बोलता है कि अब से चीजें और बेहतर होंगी और वो इसका इंतजार कर रहा है।
प्रोटैगनिस्ट को मुश्किल से ही पता होता है कि आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ आग लगी होती है, एक लड़का फ्लेम से भागने की कोशिश करता है। भागते वक्त कोई उसके पास आता है और पूछता है कि वो अकेला क्यों भाग रहा है। लड़का डर और उदासी से भर जाता है। तभी प्रोटैगनिस्ट की नींद खुलती है, क्योंकि वो बस एक नाइटमेयर देख रहा होता है। वो उठता है और रियलाइज करता है कि वो अपने घर के बेड पर है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आता कि क्या हुआ था। उसे आखिरी चीज यही याद रहती है कि उसने एस्केप्ड प्रिजनर को हराया था और एक मिस्टीरियस मास्क्ड मैन ने उसे डांट मारी थी। किम सोचता है कि यह मास्क्ड आदमी जरूर गेम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा। तभी उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है। न्यूज में अनाउंस होता है कि प्रिजनर्स को ले जा रही बस एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई और आग में सब मारे गए। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि रियल में ऐसा नहीं हुआ था और ये बस ट्रेसेस कवर करने की कोशिश है। फिर भी वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और अमाउंट 170 देखता है, जिसका मतलब होता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद वो मिशन स्टेटस चेक करता है और नोटिस करता है कि 7 दिनों में 1 अरब पहुंचने का गोल अचीव हो चुका है। यानी सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब वो अपने नेक पर हाथ फेरता है तो उसे कुछ अलग फील होता है। सिस्टम अलर्ट करता है कि उसके अंदर बॉम्ब वाला डिवाइस इम्प्लांट किया गया है और किम को तय टाइम में 5 चेन मिशंस कंप्लीट करने होंगे। अगर वो फेल हुआ तो डिवाइस एक्टिवेट होगा और बम एक्सप्लोड हो जाएगा। इसी दौरान चॉय कंपनी बिल्डिंग में होता है। उसे रोज किम के लिए कॉफी लाने की ड्यूटी दी गई होती है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं होता। सोच में डूबे हुए वो नोटिस करता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। किम जो हुक दौड़ते हुए आता है और चॉय को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है। जेट की तरह किम उसके पास से निकल जाता है और कॉफी फर्श पर गिर जाती है। इम्प्रेस्ड होकर चॉय सोचता है कि किम को जरूर कोई अर्जेंट काम करना होगा। बिल्डिंग के अंदर यूजू यान नॉर्मली काम कर रही होती है। तभी प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह एजिटेटेड हालत में उसके डेस्क पर पहुंचता है, जिससे लड़की डर जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ। किम को सिस्टम से युयान से कांटेक्ट करने का मिशन मिला होता है, इसलिए वो उसके पास आता है। फिर भी सुयान पूछती है कि ऐसा क्या जरूरी है कि वो इतनी जल्दी आ गया। प्रोटैगनिस्ट को उसे लगभग 3 मीटर के अंदर रखना होता है, इसलिए वो अपनी नई पोजीशन का यूज करके सुयान से वर्क में हेल्प मांगता है। लेकिन उसे पता होता है कि उसे कन्विंसिंग होना पड़ेगा, वरना वो उसे मना नहीं पाएगा। फिर वो बोलता है कि वर्क करने के बजाय वो चाहता है कि सुअन उससे अपनी कंसर्न्स शेयर करे और उसकी जगह चॉय सारा काम संभाल लेगा। तभी चॉय आ जाता है और किम बोलता है कि टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। फिर वो बोलता है कि जो भी काम दिया जाएगा वो सब संभाल लेगा। अपनी मर्जी के खिलाफ चॉय अग्री कर जाता है। किम ये भी बोलता है कि ब्रेक के दौरान होने वाले सारे एक्सपेंस कंपनी प्रेसिडेंट की कॉर्पोरेट कार्ड से पे होंगे, लेकिन इसके लिए सुयन को उसके साथ जाना होगा। इस वजह से वो मना करने के बारे में सोचती भी नहीं है। इसके बाद दोनों निकल जाते हैं और एक पार्क जाते हैं। फिर वो बॉलिंग खेलने जाते हैं और मूवी भी देखते हैं। इस दौरान किम जानता है कि डेडलाइन तक उसे सुयुन को पास रखना है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि यह सब एक डेट जैसा लग सकता है। फिर भी वो उसे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाने का फैसला करता है। सुयन बोलती है कि उसे आज बहुत फन आया और स्कूल डेज के बाद उसने इतना एंजॉय नहीं किया था। वो सोचती है कि वो लाइफ जीने के लिए हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन कभी कभी खुद को लॉस्ट भी फील करती है। लेकिन कॉलीग की वजह से वो अब अच्छा महसूस कर रही होती है, भले ही उसे पता हो कि किम ये सब सिर्फ वर्क की वजह से कर रहा है। थोड़ा टिप्सी होने के बावजूद वो किम को थैंक्स कहना नहीं भूलती। उसी समय प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम उसे सुयुन को हंसाने का टास्क देता है। किम यूटेंसिल्स को नकली दांत बनाकर सी लायन की नकल करता है। शुरू में सुयन को यह काफी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और हंसने लगती है। इसके साथ ही किम एक और टास्क कंप्लीट कर लेता है और सोचने लगता है कि रिस्क के बावजूद यह मिशन इजी होने वाला है। इसके बाद वेटर एक स्पेशल ऑर्डर लेकर आता है और बोलता है कि रेस्टोरेंट की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट है। जैसे ही गिफ्ट रिवील होता है, किम रियलाइज करता है कि वो एक डिवाइस है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका सिस्टम उसे बोलता है कि इस वॉच को उसकी कॉलीग पर इंस्टॉल करना मिशन का हिस्सा है। सुयन को कुछ भी आइडिया नहीं होता, उसके लिए ये बस रेस्टोरेंट की तरफ से एक सिंपल गिफ्ट होता है। इस बीच किम वेटर से पूछता है कि वो आखिर है कौन। सीरियस लुक के साथ वेटर बस इतना बोलता है कि बिहेव ठीक से करो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सुनकर किम समझ जाता है कि कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और उसे गेम खेलते रहना पड़ेगा। उसकी कॉलीग पूछती है कि क्या सब ठीक है। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह गेम एक ऐसा डिलेम्मा है जहां ह्यूमन लाइव्स को टॉयज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर भी वो सुयन से बोलता है कि कुछ भी रॉन्ग नहीं है और वॉच उठाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। कुछ समय बाद किम उसे घर छोड़ देता है। बिजी दिन के बाद सुयन सो जाती है। तब किम सोचता है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वॉच पहनाकर मिशन जल्दी
खत्म कर सकता है। आखिरकार इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ पैसा ही है। इसके अलावा वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, लेकिन फिर भी वो हेजिटेट करता है और सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी एक वॉइस बोलती है और कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो क्या करने वाला है। वॉइस कहती है कि सरवाइव करने के लिए इंसान को ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। पहले वाला मास्क्ड मैन बोलता है कि वो किम के बारे में सब जानता है और दावा करता है कि किम स्पेशल है, लेकिन इसके बावजूद वो भी बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह एक ग्रीडी कैपिटलिस्ट ही है। वो ये भी बोलता है कि इंसानों को कंट्रोल करना आसान है क्योंकि लोग कुछ जानवरों से भी ज्यादा आसानी से खरीदे जा सकते हैं। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या सामने वाली वॉइस सच में सोचती है कि उसका किम पर कंट्रोल है। फिर वो मास्क्ड मैन से कहता है कि उसे एक सीक्रेट बताना है। सबसे पहले वो रिवील करता है कि वो इस सिचुएशन से बहुत फ्यूरियस है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने आसपास की दुनिया को उलट देता है। वॉइस पूछती है कि किम आखिर करना क्या चाहता है। तभी प्रोटैगनिस्ट अपने नेक में इम्प्लांटेड डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, एक सिंपल नाइफ की मदद से वो डिवाइस को निकाल देता है और बोलता है कि वो पैसे के लिए मैनिपुलेट नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि असल में सिस्टम को वो अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है, ना कि सिस्टम उसे। दूसरी तरफ वॉइस पीछे नहीं हटती और पूछती है कि किम को क्या लगता है वो कितनी दूर तक जा पाएगा। तभी ड्रोन्स उस जगह अप्रोच करते हैं जहां किम होता है। वो आर्म्ड होते हैं और उसके घर के आसपास आग लगा देते हैं। वॉइस बोलती है कि आसपास रहने वाले 5 लोग अब डेंजर में हैं, इसलिए किम को या तो उन 5 लोगों को आग से बचाना होगा या फिर अपनी कोवर्कर को प्रोटेक्ट करना होगा। मास्क्ड मैन बताता है कि उसने सू यन के सिर पर बॉन्टी रख दी है और रीजन के सारे प्लेयर्स तक ये खबर पहुंचाती है। वो दावा करता है कि किम सच में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है या नहीं, ये अब टेस्ट होगा और उसे सू यन को बाकी पार्टिसिपेंट्स से सेफ रखना होगा। फिर वो बोलता है कि इस मिशन में प्रोटैगनिस्ट को एक्ट करते देखना काफी फन होगा। मास्क्ड मैन किम को मॉरल डिलेमा में डाल देता है और बोलता है कि उसे जल्दी डिसीजन लेना होगा। किम इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने का सोचता है, लेकिन देखता है कि उसका फोन हैक हो चुका है। मास्क मैन दावा करता है कि किम किसी को कॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और कोई अथॉरिटी मदद के लिए नहीं आएगी। ऐसे में प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो जोर जोर से फायर चिल्लाने लगता है ताकि आसपास के लोग समय रहते भाग सके। नेबर्स उसकी आवाज सुनते हैं और आग को देख लेते हैं, यहाँ तक कि सो रही सुयान भी जाग जाती है। किम उसे ब्लैंकेट से ढकता है और सुयुन को लपेटकर बिल्डिंग से बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद वो बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। मीनवाइल नेबर्स इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अपना फोन यूज नहीं कर पाता। किम अपनी कोवर्कर से कहता है कि वो यहीं रहे और ढकी रहे जब तक वो वापस नहीं आता। सुयान पूछती है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में वो कहाँ जा रहा है। किम जवाब देता है कि बचपन में उसे आग से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी और उस वक्त डर के कारण वो खुद के अलावा किसी को नहीं बचा पाया था। वो बोलता है कि उसी दिन उसने डिसाइड किया था कि वो कभी भी इनोसेंट लोगों को डेंजर में छोड़कर नहीं जाएगा। इसके साथ ही वो बाकी लोगों को बचाने के लिए आग की तरफ दौड़ता है। सुयान डर के मारे सोचती है कि जलती बिल्डिंग में वापस जाना मैडनेस है। कुछ क्यूरियस लोग भी वहां जमा होने लगते हैं। कुछ बोलते हैं कि अच्छा हुआ वो उस बिल्डिंग में नहीं रहते। इतना ही नहीं, मदद करने की बजाय वो फायर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं। उनके पास और कुछ करने को नहीं होता, इसलिए वो दूसरों की पैनिक को कैपिटलाइज करने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोगों की डेस्परेशन दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट बन जाती है, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच एक हीरो इमर्ज करता है। प्रोटैगनिस्ट वो इम्पॉसिबल काम कर देता है जो कोई और नहीं करता और लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालता है। 4 लोगों को एक साथ बाहर लाने के बाद वो बोलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल कर ली है और उन्हें मेडिकल अटेंशन चाहिए। सुयन पूछती है कि वो फिर कहाँ जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि अभी एक रेजिडेंट अंदर बाकी है और उसे बचाना जरूरी है। तभी मास्क्ड मैन वार्न करता है कि एक प्लेयर सू यान की तरफ पड़ रहा है और अगर किम उसे अभी छोड़ देता है तो शायद वो उसे जिंदा दोबारा न देख पाए। इस क्रॉसरोड्स पर किम अपने पास्ट को याद करता है। फिर वो पूरी स्पीड से उस इंसान को बचाने के लिए दौड़ता है जो डेंजर में है। उसके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होता है और वो दावा करता है कि वो यह टास्क पूरा करेगा, मास्क्ड मैन की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए। थोड़ी ही देर में किम आखिरी सर्वाइवर को उसके अपार्टमेंट के फ्लोर पर पड़ा हुआ पाता है, लेकिन मास्क्ड मैन बोलता है कि किम गेम के रूल्स तोड़ रहा है और उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। अगर वो इस इंसान को बचाता है तो उसके अकाउंट से $1 अरब डिडक्टेड कर लिया जाएगा, या फिर वो बिना बचाए वहां से चला जा सकता है और अपना करंट पैसा बचा सकता है। बाहर सुयन अपने कॉलीग को लेकर वरीड होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो हारू विलेज नंबर 204 में रहने वाली है। सुआन पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। आदमी बोलता है हाँ, और वो उसे ढूंढ रहा था। इसके बाद वो नाइफ दिखाता है और सुआन
नौजवान को बिना अटेंशन खींचे उसके साथ चलने को कहता है। लड़की डर जाती है। इससे पहले कि अटैकर उसे खींच पाता, कोई बीच में आ जाता है और उसे डरा देता है। प्रोटैगनिस्ट अटैकर को ऑर्डर देता है कि नाइफ जमीन पर रख दे और बोलता है कि अगर उसने लड़की को टच किया तो वो पछताएगा। एग्रेसर जवाब देता है कि 300 मिलियन का रिवॉर्ड उसी का है और वो किसी और पार्टिसिपेंट को यह लेने नहीं देगा क्योंकि वो पहले पहुंचा था। वो नाइफ से लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसकी तरफ एक जूता फेंक देता है और उसे रोक देता है। सुयन डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। आक्रामक बोलता है कि अब उसे बचाने में देर हो चुकी है, लेकिन किम दौड़कर उसके पास पहुंचता है और लड़की की जगह खुद स्टैब खा लेता है। थक के पास जाते हुए वो बोलता है कि उसने पहले ही वार्न किया था। फिर भी एनिमी पीछे नहीं हटता। किम उसे हेडबट मारता है जिससे एग्रेसर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट खुद भी स्मोक इनहेल करने की वजह से अनवेल फील करता है और अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। सुयन घबराकर अपने कॉलीग को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी पास आता है। उसका नाम जिन योंग चियोल होता है। वो पूछता है कि टारगेट को उठा लेना चाहिए या यही सिचुएशन हैंडल करनी है। सुयुन पूरी तरह स्टार्टल्ड होती है और उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन फिलहाल उसे कोई हेल्प मिलने वाली नहीं होती। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट जमीन पर बेहोश पड़ा होता। किसी हलचल की आवाज सुनकर किम सोचता है कि शायद यह एक और नाइटमेयर है, लेकिन तभी उसे एक यंग इंसान की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो सपना नहीं देख रहा। जिस रूम में वो होता है उसके दूसरी तरफ एक लड़का एक आदमी से कहता है कि उसके पास मत आओ। वही आदमी पहले की तरह उस लड़के को चुप रहने और वहीं रुके रहने को कहता है। यह देखकर किम जल्दी से आगे बढ़ता है और उस अननोन आदमी पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी प्रोटैगनिस्ट के पंच को ब्लॉक कर लेता है। फिर भी किम उस स्ट्रेंजर को वार्निंग देता है कि वो लड़के से दूर रहे। तभी गुने नेमो आर्म्ड हालत में सामने आता है और सबको तुरंत यह हंगामा बंद करने को कहता है। किम गुने नेमो को पहचान लेता है। आर्म्ड ओल्ड मैन बोलता है कि इस तरह रेकलेस एक्ट करना अपनी ही कब्र खोदने जैसा है। किम नोटिस करता है कि लड़का बुरी तरह डरा हुआ है और उसके रिस्ट पर भी एक डिवाइस लगी होती है। उसे यह जानकर गुस्सा आता है कि गेम में अब बच्चों को भी रिक्रूट किया जा रहा है। कुनामो किम को इंटरफियर न करने को कहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंसिस्ट करता है कि वो लड़के को अकेला छोड़ दे। को पूछता है कि आखिर क्यों। अननोन जगह पर जागने के बाद भी किम एक ऐसे लड़के को बचाना चाहता है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। किम जवाब देता है कि रीजन सिंपल है, लड़का मदद मांग रहा है और इसके अलावा सामने खड़े दोनों लोग क्रिमिनल्स लगते हैं। यह सुनकर गुने नेमो बोलता है कि क्रिमिनल होने के नाते वो एक नॉन पीसफुल एक्ट करेगा। प्रोटैगनिस्ट लड़के के सामने खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब गुने शूट करता है तो गन से सिर्फ पानी निकलता है।